हेलो एस्पिरेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज व्हिच इज एमडीके बायोलॉजी 2026। सो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। सबसे पहले हमने गुजरे हुए लेक्चर में आपको बताया था कि आपके पास जो है पीएमडीजी वालों ने जो लेक्चर हमारे पास जो सिलेबस दिया है वो किस तरीके से है और कौन कौन से चैप्टर बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज हम उसमें से सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें से फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आज हम इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, उसके जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे एंड देन उसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाएगा। सो बेसिकली उनमें से जो हमारे पास जो टाइप्स हैं, टाइप्स को अलग अलग ही हम डिटेली समझने की कोशिश करेंगे। एमडी के लेवल पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास वो किस तरीके से है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एमसीक्यूज उठाए गए हैं 2020 से लेकर 2025 तक वो किस तरीके से उठाए गए हैं और कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट होते रहे, वो सारे डिस्कस करेंगे। सो अगर आज के इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में हम सिंपल इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से उसका जो इंट्रोडक्शन होगा, देन उसके अलावा इसके टाइप्स को, इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इनकी जो डीप में जाएंगे उसके लिए एक अलग ही लेक्चर बनाएंगे हर एक के लिए। सो अगर बात करें हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या, पहली सी बात तो अगर समझे थोड़ा सा तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी जो सेल्स हुए, जो बॉडी के सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन में काम आए तो हम इसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी हो जाती है कि दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट द सेल्स, जो कि हमारे पास सेल को कंसिस्ट करें हम उसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसमें से और भी कहना है कि पार्टिसिपेट इन मेंटेनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ जो हमारे पास मौजूद है, जब जिंदगी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करें। एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, और उसमें से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो भी हैं उसमें भी हेल्प कराएं तो हम उसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि इसमें से तीन चीजें डिस्कस हो रही हैं। एक कह रहा है कि कंस्टिट्यूट द सेल करेंगे, उसमें से कंस्टिट्यूट होगा, सेल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, मेंटेनिंग ऑफ लाइफ में, उस लाइफ को किस तरीके से जिंदा रखा जाए, ये सारा जो होगा वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जो है मेंटेन करेंगे लाइफ के सारे प्रोसेस को, वो भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए जाएंगे। और इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो भी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं वो भी कंसिस्ट किए जाएंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर। सो आई होप आपको पता होगा कि आपके पास जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली होते क्या हैं। हमारी बॉडी में जो भी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शंस को टोटली कंबाइन करके हम कहते हैं कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। अब हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है या रिएक्शंस हैं उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हमारी बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल हैं वो फॉर्म हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शन, वो हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो वहाँ पे हमारे पास कैटाबॉलिक हो जाता है। यानी कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक बोथ अदर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पे कैटाबॉलिक हो जाएगा, कैटाबॉलिक। ओके, देन अगर बात करें यहाँ पे तो इसकी जो स्टडी होती है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है उसकी स्टडी की जाती है। तो सिंपल इसकी जो स्टडी की जाती है वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे जो भी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास जो भी ओवरऑल बॉडी में मौजूद हैं वो 5 किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि अगर हम हमारी बॉडी में टोटल जो भी मॉलिक्यूल को देखें तो हम उसे 5 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे कंसीडर करते हैं। अब ये जो हमारी बॉडी में जो सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इन 5 में से किसी न किसी के टाइप्स होंगे। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की 5 तरीके से, 5 वे से की हुई है। ओके, वो कौन कौन से हैं उसके टाइप्स को थोड़ा सा देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो पहला आ जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी और द प्लांट्स। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इज द सेकंड वन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उसके अलावा लिपिड भी हमारे पास मौजूद है, वो भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो कि एनिमल्स में मौजूद होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे। और पर कहने का मकसद यही है कि हमारी बॉडी में जो भी ओवरऑल मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स इन 5 टाइप में से किसी न किसी के टाइप्स होंगे। यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जो ये शेप्स हैं, ये सूरत हैं, यहाँ इसके टाइप्स हैं,
उसमें से जो हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, चाहे ग्लूकोज़ हो गया, चाहे ऐसे एटीपी हो गया या उनके इसके अलावा एंजाइम्स वगैरह जो भी होते हैं, हार्मोन वगैरह जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं 5 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आ जाती हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनमें से डिस्कस कर किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो आप ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आप तो कह सकते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। वो क्या करते हैं? एक तो मेंटेनिंग लाइफ करते हैं, दैट्स वेरी गुड। और उसके अलावा कंस्टिट्यूट द सेल्स करते हैं और उसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। मगर इसमें से अगर डीप समझने की कोशिश करें कि हमारे पास और ऐसे कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं जो कि ये कराते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या उसकी कौन-सी ऐसी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो इम्पोर्टेंस इसकी बड़ी सी इम्पोर्टेंट है। पहली सी बात हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेल को, तो फर्स्ट वन व्हिच इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सेल को और मेंटेनिंग करते हैं लाइफ को, यानी कि लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा जो काम होता है, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का काम होता है। यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी जो मेंटेनेंस कराते हैं, वो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कराते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये जो होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनके और भी इम्पोर्टेंस है कि वो जो एनर्जी सोर्स होते हैं। एनर्जी सोर्स किस तरीके से? जैसे कि हम प्लांट में से ग्लूकोज हासिल करते हैं। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। यानी कि ग्लूकोज क्या होगा हमारे पास? एनर्जी सोर्स है, तो एनर्जी सोर्स जो है हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज इज आल्सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा ये स्टोरेज में भी काम आते हैं। स्टोरेज में किस तरीके से? मिसाल के तौर पे आपने जो ग्लूकोज खाया, वो ग्लूकोज जो एक्सेस ग्लूकोज आपकी बॉडी में होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो गया तो वो किस फॉर्म में है? स्टोर फॉर्म में है। यानी कि स्टोरेज में भी ये काम आते हैं। यानी कि इसमें से हम कह सकते हैं, पहली सी बात तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ओके, देन ग्लूकोज जिसे कह रहे हैं। प्लस में आपके पास जो लिपिड होता है, वो लिपिड भी इसमें से शामिल होते हैं। यानी कि लिपिड और जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, वो एक ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टोरेज में काम आते हैं। और उसके अलावा ये ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम किया जाता है। ओके, देन इसके अलावा जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की और भी इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं। अब स्ट्रक्चरल रोल कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो प्ले करता है? वो हमारे पास होता है प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन इज अ बायोमॉलिक्यूल्स प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल। अब किस तरीके से स्ट्रक्चरल रोल अदा करता है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे पास सबसे पहले कोई भी एनर्जी नहीं देता, पहली सी बात तो। देन उसके अलावा इसका जो काम होता है वो स्ट्रक्चर पैदा करना होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। जैसे हमारे पास ये मसल्स हैं, मसल्स क्या हैं? बेसिकली प्रोटीन है। ये हमारे पास हेयर जो मौजूद हैं, ये हेयर्स भी क्या हैं? प्रोटीन हैं। उसके अलावा ये जो नेल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है? स्ट्रक्चरल रोल पैदा कर रहा है। ओके, इसके अलावा अगर इसकी इम्पोर्टेंस को मज़ीद देखा जाए तो हम कहते हैं रेगुलेटिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस जो होते हैं उसमें से भी हेल्प कराते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस में कैसे? जैसे हमारे पास एंजाइम हो गया। एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं कि एंजाइम हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें से कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ओके, इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन करा रहे हैं प्रोसेस को। एंड देन हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन भी ऑलमोस्ट जो मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस करते हैं, यानी कि रेगुलेशन जो भी प्रोसेस होते हैं वो कराते हैं। ये भी क्या है? एंजाइम क्या है? हार्मोन क्या है? हम कह सकते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। उसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कराते हैं। ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से हेल्प कराते हैं? आपको पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन नाम से व्हाइट ब्लड हमारे पास जो रेड ब्लड सेल में होता है, वहीं पे मौजूद होता है। यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करा रहा है? ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है। अब ट्रांसपोर्ट कराता है वो किसमें मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। बेसिकली अब हीमोग्लोबिन क्या कराता है? हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट के तौर पे काम करता है। वो जो है रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। वो क्या करा रहा है? वो ट्रांसपोर्ट करा रहा है। ओके, देन इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, यानी कि प्रोटेक्शन एंड डिफेंस जो भी होती है
प्रोटेक्शन और डिफेंस लेयर पे भी हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट जो भी हमारे पास पैथोजेनिस है या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हार्मफुल होता है। तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज होती हैं, जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में मौजूद हैं, वो क्या करती हैं कि वो उनके डिफेंस पे काम करती हैं, प्रोटेक्शन कराती हैं। ये भी क्या है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये तो डिस्कस किया कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 5 टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अब सवाल पैदा होता है कि यह हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आखिर कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ सेल में अगर बात करें तो सेल में कौन सी जगह पे हमें जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल सकते हैं? तो इसका अगर बात करें तो इसके लिए सेल के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक सेल होता है, तो सेल में एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है एंड तीसरा जो मेन होता है वो न्यूक्लियस होता है। ओके, अगर इस बात करें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन उसके अलावा यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बेसिकली जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है एंड देन इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके, इसकी बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आखिर सेल में कौन से पार्ट्स में हमें मिलते हैं? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एज वी नो वेरी वेल कि वाटर की अगर परसेंटेज देखें एक सेल में तो हमें 70% टू 90% मिलता है, 70 टू 90%। अब काफी किताबों में जो लिखा गया है वो 75% टू 90% लिखा गया है, मगर आप जो रिमेम्बर करेंगे काफी जो हमारे पास वैलिड होता है वो माना जाता है, वो 70% टू 90% माना जाता है। अब सपोज करें ये एक सेल है, ये जो सेल है यहाँ पे जो है 70% टू 90% मौजूद है। अब इस सेल में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये वाटर मौजूद है। वाटर का पोर्शन जो ज्यादा है वो किसका है, वाटर का है सेल में। ओके, देन ये जो हमारे पास जो पोर्शन है वाटर का वो ज्यादा है। अब कह सकते हैं यहाँ पे अगर ये जो है 70% है तो 30% हिस्सा तो बचेगा ना सेल का। जो 30% हिस्सा बच रहा है हम उसे क्या नाम दे सकते हैं, हम उसे नाम देते हैं ड्राई वेट का। बेसिकली ड्राई वेट इज अ पोर्शन और एरिया इन विच सेल्स को हम जब भी हमारे पास जो वाटर मौजूद है उसे अगर एवापोरेट करा दें तो हमारे पास जो भी बकाया हिस्सा बचेगा उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। यानी कि सिंपल लफ्जों में, सिंपली वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वाटर के अलावा जो भी सेल में हिस्सा बचा हुआ है हम उसे ड्राई वेट कहते हैं। ओके, देन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी एमसीक्यूज के हवाले से एमडीके में जो पूछा जा सकता है कि 70% और 90% हर एक सेल में वाटर मौजूद नहीं होता। बेसिकली वाटर जो मौजूद होता है वो न्यूरॉन जो हमारे सेल होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वहाँ पे ज्यादा मिलता है। एंड देन इसके अलावा बोन सेल जो होते हैं वो बोन सेल में कम तादाद में मिलता है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें तो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ड्राई वेट एरिया जो हमारे पास बचा हुआ है 10% टू 30% उसमें पाए जाते हैं। यानी कि अगर 70% है तो उसका 30% ड्राई वेट होगा ही सेल का। अगर इसमें से 90% वाटर मौजूद है तो 90% में से 10% तो ड्राई वेट होगा ही होगा। ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये जो ड्राई वेट वाला एरिया है वहां पे मिलते हैं। ओके, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, लिपिड मिलेगा, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। देन इसके अलावा इनऑर्गेनिक भी होते हैं जो हमारे पास जैसे कि मटीरियल मिनरल्स हो गया, ये सारी चीजें तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्राई वेट में मिलती हैं। ओके, ये अगर बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मिनरल से याद आया कि इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट होते हैं। किस चीज से, एक तो कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन पे कंसिस्ट होते हैं। यानी कि इनमें से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम उसे कहते हैं जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो। लेकिन एक मजेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऐसा लाजमी नहीं होता कि सारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, सेल को उठाया, सेल में से न्यूक्लियस के पोर्शन को देखा, न्यूक्लियस के पोर्शन को देखने के बाद हमने यह डिस्कस किया कि वहां पे जो है वो जो है इसमें से वाटर ज्यादा मिल रहा है। और वाटर जो ज्यादा मिल रहा है इट मीन डेट वाटर बेसिकली है क्या, वाटर हमारे पास जो मौजूद है वो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। और वाटर के जो फार्मूला की बात करें तो वाटर का फार्मूला जो हम कहते हैं H2O कहते हैं। अब H2O में हमारे पास हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन तो नहीं है। अब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कार्बन हाइड्रोजन यहीं पे नहीं हो रही, तो ऐसा लाजमन नहीं होता। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अगर सिंपली समझें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हम फिर करते हैं दो टाइप्स, एक को कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड देन दूसरा जो हमारे पास मौजूद होता है, आई होप आपको नजर आएगा, यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑर्गेनिक एंड दूसरा जो है इनऑर्गेनिक होता है।
यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ आर द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये जो सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, अबाउट द लैंड प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक है, यानी कि इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगी। एंड देन इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर हो गया, और ऐसे समझे तो ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है, बिना ऑक्सीजन के आप पहले सी बात तो रह नहीं सकते, तो फिर वो क्या है, इनऑर्गेनिक होते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब मेनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोकस कर रहा है हमारा जो बुक है, वो किस पे फोकस कर रहा है, ऑर्गेनिक पे कर रहा है। अगर देखें तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का भी बहुत ही बड़ा सा रोल है। जैसे वाटर का बहुत ही बड़ा सा रोल है यार, सेल में 70 ऑलमोस्ट 70% को 90% हमारे सेल्स में मिल रहा है। तो वो सोचेंगे वो ज़्यादा जो तादाद में है, हम उसे हमारे जो बुक है वो कवर नहीं कर रहा। एंड ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं एमडी के टेस्ट में, वो यहाँ से ही आते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि हमारे पास वो वाटर है, वाटर की कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है एक सिंपल ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका हो गया। उसके अलावा ये जो टाइप्स है, हमें टाइप्स का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, फर्स्ट वन हमारे पास जो टाइप है वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक बायो एलिमेंट्स का बना हुआ है। ओके, ये यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल बेसिकली जो फॉर्मेशन में काम आते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये एक एलिमेंट के बने होते हैं। अब एलिमेंट के जिस एलिमेंट के बने हुए होते हैं, हम उसे बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। आपको ये नहीं बताया, सबसे पहले बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ओके, बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं कि बायो एलिमेंट्स यहाँ पे जो रहते हैं कि बायो एलिमेंट्स बहुत ही प्रॉपर रोल अदा करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसमें से बहुत ही प्रॉपर रोल अदा करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स जो मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट जो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी के सेल्स में, वो अच्छे होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड देन फास्फोरस। ये क्या करते हैं, ये बायो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो फिर हम इसे बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। यानी कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन में काम आते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन या बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में काम आते हैं। ओके, ये जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ देखेंगे कि ये 3 एलिमेंट्स का बना होगा। अब बायो एलिमेंट्स कौन से होंगे, वहाँ पे एक तो कार्बन होगा, दूसरा जो होगा हाइड्रोजन होगा, एंड देन तीसरा होगा ऑक्सीजन होगा। यानी कि द कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ठीक अगर बात करें इसकी, तो हम कहते हैं कि ये जो होता है एनर्जी सोर्स एंड स्टोरेज होता है। ये पहले से बात हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस में एनर्जी सोर्स एंड स्टोरेज। एनर्जी में क्या आता है, ग्लूकोज आ रहा था, बेसिकली ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो स्टोरेज में भी क्या आ रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा था। यानी कि स्टोरेज में जैसे कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी सोर्स में जो काम आता है, जैसे कि हमारे पास एनर्जी सोर्स में जो काम आएगा वो कौन सा होगा, एनर्जी सोर्स में जो काम आता है वो ग्लूकोज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा अगर बात स्टोरेज में, जो ग्लूकोज होता है, अगर हमारी बॉडी में ये जो ग्लूकोज इजाफियत में एक्सेस अमाउंट में चला जाए तो वो जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट बट इट इज इन स्टोरेज फॉर्म, यानी कि वो जो है स्टोरेज फॉर्म में है, तो इट्स कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। अब वो जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो चुका है। ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी डिस्कस किए सेमी पॉइंट है कि इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये डिस्कस किया अभी अभी, वो जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है। ओके, इसके अलावा इसका जो जनरल फार्मूला ऑलमोस्ट जो यूज किया जाता है, इसका एक जनरल फार्मूला होता है जो कि CnH2nOn होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एमसीक्यूज थोड़ा सा आगे पीछे ऑप्शन होते हैं वो करके किया जा सकता है। आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जनरल फार्मूला इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है वो CnH2nOn होता है। इसकी बात करें, ये जो हमारे पास जो है इसकी एक पहचान होती है कि वो जो होते हैं स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इन स्वीट इन टेस्ट होने की वजह से ही हम कहते हैं कि ये सेक्रियम है या सेक्राइड कहा जाता है, या इसको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इट मीन दैट दीज आर आल्सो नोन एज सिंपल शुगर। ओके, ये था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मौजूद है वो हमारे पास प्रोटीन है।
बेसिकली प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को डिस्कस करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रिजिलियस, यानी कि ब्रिजिलियस इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द प्रोटीन, यानी कि डिस्कवर किया, हमें बताया कि प्रोटीन भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है। अब जिसमें से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्रोटीन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। सबसे पहले हमने एग खाया या मीट खाया या फिश को खाया, ये सोर्स होते हैं बड़े से बड़े, मिल्क हो गया या ये बड़े से बड़े जो सोर्स होते हैं वो प्रोटीन के सोर्स होते हैं। अब ये जो प्रोटीन के सोर्स है ना, अब वहाँ पे खाए जब हम खाते हैं मीट वगैरह खाते हैं तो वहीं पे हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन में काम आते हैं। बेसिकली जब फॉर्मेशन में काम आते हैं, जैसे कि हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं, हेयर्स, ये प्रोटीन जो आप देख रहे हैं, हमारे पास जो इसके अलावा स्किन्स है, मसल्स है, फिर इसके अलावा नेल्स है। हमने अब डिस्कस किया पिछले इसमें पैटर्न में कि हमारे पास फीदर्स जो होते हैं बर्ड्स के, वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं। ओके, यानी कि इसमें से कोई भी एनर्जी हमें पहली सी बात नहीं मिलती, वो फॉर्मेशन में काम आते हैं, इसमें से हेयर्स वगैरह मिल्क फॉर्मेशन में काम आते हैं। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो है प्रोटीन, प्रोटीन भी एक बायो एलिमेंट का जाहिर सी बात है बना हुआ होगा। अब बायो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, अगर बायो एलिमेंट की बात करें तो एक होगा कार्बन, एंड देन सेकंड वन इज हाइड्रोजन, एंड देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और समटाइम में यहाँ पे क्या होता है कि सल्फर मिलता है, और कुछ की किताब में वहाँ पे फास्फोरस को भी दिया जा रहा है। यानी कि सल्फर तो इम्पोर्टेंट है, मगर कहाँ कहाँ पे जो है फास्फोरस भी किया जा रहा है, यानी कि इजाफियत में यहाँ पे सल्फर और फास्फोरस होते हैं। फिर कभी कभी ऐसा प्रोटीन आ जाता है जिसमें से हमें सल्फर मिल जाता है। ओके, अब इसमें से बड़ी सी बात यह है कि इसकी नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से, नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से, नोटेड पॉइंट, नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से इसे जो जाना जाता है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस से जाना जाता है। यानी कि प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजीनियस बेसिस, which reason because the presence of a nitrogen, यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब प्रेजेंस होने की वजह से नाइट्रोजन की, वहां पे जो है प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस बेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन प्रोटीन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजीनियस बेसिस, या आपको ये ऑप्शन दे सकता है दूसरा भी, तो वहां पे आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि वो जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस है। और इसके अलावा ये जो होता है, इसलिए डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर होता है किस चीज का, अमाइनो एसिड का, जो कि अरेंज होते हैं इन अ पार्टिकुलर व्हिच परफॉर्म पार्टिकुलर अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट होते हैं, पार्टिकुलर अरेंजमेंट होती है इनमें से। उसके अलावा जो परफॉर्म करती है पार्टिकुलर फंक्शन, यानी कि पार्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकुलर फंक्शन अदा करे, कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड का, तो हम इसे प्रोटीन कहते हैं। ओके, देन प्रोटीन हमारे कौन कौन से काम में आते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के हवाले से। अब स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने हेयर्स के स्ट्रक्चर को समझा के हमारे पास जो हेयर के स्ट्रक्चर वगैरह है, ये क्या है, प्रोटीन है, पहली सी बात। ओके, देन उसके अलावा जो दूसरा है एंजाइम, हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जो भी एंजाइम होते हैं वो क्या है, प्रोटीन होते हैं। एंड देन इसके अलावा हार्मोन्स क्या है, हार्मोन भी प्रोटीन है। एंड देन इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो है, हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट वगैरह कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट का काम है, अब इसकी फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे कि हमारे पास होमोग्लोबिन कराता है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हो सकते हैं, तो हेमोग्लोबिन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराता है। और उसके अलावा केरोटीन होता है, केरोटीन बेसिकली इज प्रोटीन, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन, ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। ये सिंपल ही इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का। इसमें से आगे हम अलग लेक्चर बनाएंगे जो कि बिल्कुल एक डिटेल होगा, उसमें से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मगर आप इतना समझें कि ये सिंपल इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, प्रोटीन है क्या, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें लिपिड की, तो लिपिड भी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बिलोर। अब बिलोर साइंटिस्ट था जिसने लिपिड को डिस्कवर किया था 1943 में। 1943 में बिलोर एक वाइल्ड साइंटिस्ट था जिसने हमें लिपिड के बारे में बताया। अब लिपिड है क्या, बेसिकली लिपिड इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यानी कि लिपिड क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट होता है बायो एलिमेंट्स के ऊपर। अब ये सारे जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं वो कंसिस्ट होंगे इसके ऊपर, बायो एलिमेंट्स के ऊपर। बायो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, अब बायो एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट में और लिपिड में ऑलमोस्ट सेम ही बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो कार्बन था कार्बोहाइड्रेट में, और उसके अलावा हाइड्रोजन था, एंड देन इसके अलावा ऑक्सीजन था।
ओके, ये चीजें थी। देन अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट क्या होता है, थोड़ा नहीं ये ज्यादा होता है ऐसे कहूँ। यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो बिल्कुल कम होती है, यानी कि लिक्विड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होती है। अब इसमें से फायदा ये हो जाता है कि ये जो है ना लिक्विड जो है उसमें से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम तक एनर्जी रहती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के। हम कह सकते हैं कि डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देता है हमें लिक्विड देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के। इस रीजन की वजह से ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही हमें लिपिड जो है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, देन इसके अलावा ये जो है किस काम करता है, बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करता है। अब एनर्जी स्टोरेज कैसे, जैसे कि फैट्स हो गया, बेसिकली फैट्स इज आल्सो लिपिड, यानी कि वो जो है लिपिड होता है। एंड देन इसके फॉर्मेशन की काम करें, इसके फंक्शन की काम करें कि वो क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन में काम आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन, जैसे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है कि एक लिपिड की बनी होती है, यानी कि लिपिड का एक टाइप होता है जिसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब वो जो फास्फोलिपिड होती है वो टाइप होती है लिपिड का। और ये देन जो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी काम आता है उसे कहते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, ओके, ये हो गया फास्फोलिपिड। ओके, देन इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड और फोर्थ वन हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड इज अ एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब नाम से ही मुराद है कि न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिक एसिड एक एसिड होता है जो कि हमारे पास हर एक सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। ओके, इसकी अगर बात करें तो ये भी बायो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। अब बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, देन फास्फोरस है। ये जो बायो एलिमेंट्स है हमें न्यूक्लिक एसिड में मिलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड का काम क्या करता है, ये इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अब पेरेंट तो हाफ स्प्रिंग तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला काम न्यूक्लिक एसिड का होता है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में हमने यहाँ पे डिस्कस किया होता है कि न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप्स आ जाते हैं, एक को कहा जाता है डीएनए और दूसरे को कहा जाता है आरएनए। यानी डीएनए एंड आरएनए बोथ आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे लिखा होगा कि इसके एग्जांपल जो है वो एक डीएनए है और एक है आरएनए। यानी कि आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, बोथ आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये क्या करते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ये मुश्तमिल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा फास्फोरस पर। इसके जो एग्जांपल होते हैं वो डीएनए आरएनए होते हैं। देन फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ हमारे पास मौजूद है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मौजूद है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स से मुराद है कि मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेट करके रखना, उस कॉन्जुगेट करके रखने वाले मॉलिक्यूल्स को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। यानी कि एक दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करने वाले डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स में आपस में कंबाइन करके उनको आपस में लिंक के साथ लिंक करना, लिंकेज के साथ वो आपस में जोड़कर उस जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होगा हम उसे बायोलॉजी जो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसकी अगर सिंपली डेफिनेशन देखें तो वो कब बनते हैं, इट फॉर्म्ड व्हेन द डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क। यानी कि जब हमारे पास जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो अगर वेराइटी ऑफ टास्क यानी मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करें तो वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो अभी अभी आपने डिस्कस किए हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास मौजूद है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये आपस में ही कंबाइन होते हैं। अब जब आपस में लिंक के थ्रू कंबाइन हो जाए तो वहां पे हमारे पास कॉन्जुगेटेड बन जाएंगे, यानी कि वो आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट बन गए हैं। अब जब वो कॉन्जुगेट बन गए हैं तो वह जो है कॉन्जुगेट बनने की सूरत में वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब इसकी लिंकेज होती है, लिंकेज के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि मोनोमर्स होते हैं, ये पहली सी बात तो पॉलीमर्स में है, ये भी डिस्कस करते हैं। देन इसके अलावा इसके एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा समझना कि अगर हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ जुड़े तो वो क्या बनाएगा, ग्लाइको प्रोटीन बनाएगा, यानी कि ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन। ओके, देन इसके अलावा अगर यही हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ जुड़ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ जुड़ जाए तो वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड हो जाता है। यानी कि ग्लाइकोलिपिड इज आल्सो टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड।
ओके, देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास जो एग्जाम्पल होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको, उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। उसके अलावा ये सारी जो हैं, पहली सी बात तो ये बड़े से मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ये जो है हमारे पास लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। इसका सबसे पहली सी बात, इनकी साइज होती है वो लार्ज होती है, ये बहुत ही एक लार्ज अमाउंट में और लार्ज साइज में मिलते हैं। अब ये जो है हमारे पास इस लार्ज अमाउंट या लार्ज साइज की वजह से हम इन्हें नाम देते हैं पॉलीमर्स का। बेसिकली पॉलीमर्स क्या होते हैं कि पॉलीमर्स वो जो होते हैं एक मोनोमर्स के जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली पोली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स बॉडी, यानी कि जिसमें से मैनी बॉडी जमा होकर उसे बनाएं, उसे फॉर्म करें, तो हम उसे पॉलीमर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलीमर है वो किसी न किसी मोनोमर के जुड़े होंगे। अब मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर ये ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं जो को पॉलीमर को फॉर्म करती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोनोमर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक पॉलीमर, यानी कि मोनोमर्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं पॉलीमर्स के। ओके, देन ये जो बने हुए हैं मोनोमर्स के बने हुए हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से ऐसे मोनोमर्स होते हैं जो उनकी फॉर्मेशन में काम आते हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली एक मोनोमर्स होता है जिसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है। मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनोसेक्राइड इज मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉलीमर्स है खुद आप, और इसके अलावा ये जो मोनोमर्स होता है वो मोनोसेक्राइड होता है। यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ द मोनोमर्स अगर आपस में कंबाइन हो जाए, अगर आपस में मिल जाए, अगर आपस में जुड़ जाए, तो वहाँ पे हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में जो हमारे पास मौजूद होता है वो अमाइनो एसिड होता है। यानी कि अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर व्हिच कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोटीन। ओके, अमाइनो एसिड होता है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास जो लिपिड है, लिपिड में दो चीजें होती हैं, एक आता है ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल, और दूसरा आता है प्लस में फैटी एसिड। ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड मोनोमर्स होते हैं लिपिड के। देन इसके अलावा अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लियोटाइड्स इसके मोनोमर्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये था आज का लेक्चर अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे फ़ायदा मिला है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इसका रिप्लाई करूँगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।